जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जो सीरीज अपनी चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, डेली टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। चलिए, आपको पता है कि 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। ये जो टेस्ट है 2 मई को करवाया गया था एप्लीकेशन पे। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे इसका PDF दे दिया गया पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि पर नियंत्रण रखते हैं किसके जिसके कारण उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, परंतु निम्न में से किस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ग्रंथि है जिस पे पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं है? तो वो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पे पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं है, बल्कि पीयूष ग्रंथि पे ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि का नियंत्रण है। जब तक हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है इंडिकेट नहीं करता तब तक पीयूष ग्रंथि जो है वो कोई भी हार्मोन जो है वो स्राव नहीं करता, मतलब निकालता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पीयूष ग्रंथि हो गया मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया हेड मास्टर ग्रंथि। ठीक है, कहने के लिए, याद करने के लिए बताया हूँ। आगे बढ़ते हैं। और एक ग्रंथि और है जिसे हम लोग पैरा अबटू ग्रंथि कहते हैं, यानी पैराथायरॉयड ग्रंथ पर भी पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं है। पैराथायरॉयड ग्रंथि पे भी पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। लाल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। और आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक अम्ल का आइपिक नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल का आइपिक नाम है। नेक्स्ट है, सिरके में एसिटिक अम्ल की उपस्थिति होती है। हाँ, सही बात है। सिरके में 5 से 10% जो है एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में 5 से 10% एसिटिक अम्ल होता है और एसिटिक अम्ल का आइपिक नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? एथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का आइपिक नाम है मेथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल का आइपिक नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये दोनों सही है। कौन सा गलत है पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा शक्तिशाली नहीं होता है, बल्कि कमज़ोर होता है। अगर शक्तिशाली होता ना तो हम लोग एसिटिक अम्ल को खा नहीं पाते। एसिटिक अम्ल देखते हैं बहुत सारे खाना में पाया जाता है, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे सिरका ही है। सिरका का हम लोग उपयोग करते हैं ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाइएगा तो सिरका ऑनियन मतलब सिरका में डुबाया हुआ प्याज आप लोग को देता है खाने के लिए। बाकी अपना अपना टेस्ट है। अब बहुतों को अच्छा लगता है, बहुतों को अच्छा नहीं लगता है, तो वही एसिटिक अम्ल खा लेते हैं। लेकिन फॉर्मिक अम्ल देखते हैं, चींटी जब डंक मारता है तो वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा दर्द होता है, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसकी वजह से फॉर्मिक अम्ल से दर्द होता है और उसे हम खा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से संभव है? पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन जो है ऊष्मा को अवशोषित करके और ऊष्मा को त्याग करके, दोनों तरीके से जो है असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट। यूरिक अम्ल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब है गलत है, तो इसका मतलब हो गया यूरिक अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह मानव के रक्त में पाया जाता है, तो यह मानव के रक्त में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट है, यह मानव के रक्त में नहीं पाया जाता। अगर मानव के रक्त में पाया जाता है तो ये पॉइंट यहीं पे गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव मूत्र में इसकी उपस्थिति होती है। बिल्कुल सही बात है, मानव मूत्र में इसकी उपस्थिति होती है और इसकी अधिकता से मानव में गठिया रोग हो जाता है। हाँ, ये भी सही है। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति ज़्यादा मतलब गठिया रोग को ऐसे बोला जाता है राजाओं का रोग। ठीक है, और राजाओं का रोग इसलिए बोला जाता है जो व्यक्ति कुछ करते नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे, मतलब कोई भी काम अगर करते नहीं हैं और बैठे ही रहते हैं और सोते हैं, बैठे रहते हैं, खाते हैं, बस इतना ही काम करते हैं, तो उनके लिए, या फिर कोई काम भी करते हैं तो बैठे बैठे वाला काम करते हैं, तो उन्हें ज़्यादातर गठिया रोग होता है। ठीक है, और गठिया रोग दूर करने का कोई आ, उपाय तो अभी तक है नहीं, और इसे डॉक्टर का सलाह रहता है कि व्यायाम कीजिए, थोड़ा मतलब बॉडी को चालू कीजिए, तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? नीला होता CaSO4 × 2H2O, यहाँ गलत हो गया, तो फर्स्ट ही गलत हो, क्योंकि नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट, इसका होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। ठीक है, तो पहला ही गलत है। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CaSO4 × H2O, सही है। हरा थोथा FeSO4 × 7H2O, सही है। उजला थोथा
ZnSO4 इंटू 7H2O, ये भी सही है। तो पहला गलत था, इसलिए आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृश्य प्रकाश की तुलना में अवरक्त विकिरण का वायुमंडल में प्रकीर्णन बहुत कम होता है। देखिए, प्रकीर्णन और परावर्तन में थोड़ा सा अंतर है जो आप लोग को जानना चाहिए। प्रकीर्णन क्या होता है पता है? जैसे कोई भी प्रकाश आ रहा है, कोई भी प्रकाश जैसे आ रहा है, जैसे माने ये प्रकाश आ रहा है इस तरफ, ठीक है। ये प्रकाश यहाँ पे जो कण है, छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे जो कण है, इसमें टकरा के अगर ये विचलित होता है, मतलब इधर उधर जाता है प्रकाश, तो उसे बोलते हैं प्रकीर्णन। लेकिन जब ये प्रकाश आ रहा है और किसी एक बड़े कण पे टकरा के और ये विपरीत या फिर कहीं विचलित होता है, तो उसे बोलते हैं परावर्तन। समझ गए ना? यही है प्रकीर्णन और परावर्तन में अंतर। तो ये जो है दृश्य प्रकाश की तुलना में अवरक्त विकिरण का वायुमंडल में प्रकीर्णन बहुत कम है, ये बात सही है। अवरक्त विकिरण के साथ प्रकीर्णन की घटना नहीं घटती है, यही गलत है। बहुत कम यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सही है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक इसमें सही है। और धुंध फोटोग्राफी या फिर कोहरे वाली स्थिति में जो फोटोग्राफी की जाती है, उसमें अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है वायुमंडल में प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसका, वायुमंडल में ये बहुत कम बिखेरता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे बाद में, उससे पहले कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। लिखना ये शुरू कीजिए कि मोनोसेकेराइड में कौन कौन आते हैं। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ये लगभग 7 हैं, और इसके अलावा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। सबसे पहला होगा, सबसे पहला लिखिए इरिथ्रोज। पहला क्या है? इरिथ्रोज। दूसरा है राइबोज। तीसरा है ग्लूकोज। चौथा है फ्रक्टोज। पांचवा है गैलेक्टोज। छठा है मोनोहेप्टुलोज। सातवां है ग्लाइसरेल्डिहाइड। ग्लाइसरेल्डिहाइड, ठीक है। सातों फिर से बोल देता हूँ, नोट कर लीजिए। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत सिर्फ यही 7 कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जिसे आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है इरिथ्रोज, दूसरा है राइबोज, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है फ्रक्टोज, पाँचवा है गैलेक्टोज, सातवां है मोनोहेप्टुलोज, और आठवां है ग्लाइस ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। आठवां क्या है? ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको 7 बताया, उसमें से इरिथ्रोज बताया, राइबोज बताया, फ्रक्टोज बताया, लेकिन रेफिनोज नहीं बताया। इसका आंसर हो जाएगा रेफिनोज। रेफिनोज किसके अंतर्गत आता है? रेफिनोज आता है ट्राइसेकेराइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ट्राइसेकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक है। और डाइसेकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं, उसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। डाइसेकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं। पहला है सुक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, और तीसरा है माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, जो कि डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस अणु का बंधन अन्य की अपेक्षा मजबूत होता है? अन्य की अपेक्षा मजबूत होता है। देखिए, बंधन मजबूत होने का मतलब ये है, जब धातु और प्लस और धातु मिलके बना होगा कोई भी बंधन, तो वो मजबूत होगा, क्योंकि धातु प्लस आयन देगा और धातु माइनस आयन देगा, और प्लस माइनस आयन जो है एक दूसरे को अच्छे से अटैच कर सकता है, ठीक है। और जब अधातु या अधातु और अधातु दोनों, सिर्फ दोनों अधातु ही रहेंगे, तो वो जो है कमज़ोर बंधन बनेगा। तो इस अनुसार ऑप्शन को आप देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा KCl। क्या हो जाएगा? KCl। पोटेशियम और क्लोरीन एक धातु है, एक अधातु है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर m न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है W बराबर mg। क्या होता है? भार बराबर mg, ठीक है। तो mg निकालने के सबसे पहले g निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? g। तो ये g बराबर होता है कैपिटल G m/r², ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप लोग से अगर सॉल्व नहीं होता है, फिर आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको कॉपी में बना के दे दूँगा, समझा भी दूँगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9, 4m/9, ठीक है। 4m/9 इसका आंसर होगा। दुग्ध परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, दुग्ध परिरक्षक के रूप में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, फॉर्मलिन का उपयोग किया जाता है, और सैलिसिलिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ लोग बताते हैं कि ये जो दूध परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। बात सही है, हानिकारक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ दे दिया जाए तो वो हानिकारक होगा, लेकिन एक लिमिट मात्रा में दिया जाएगा
तो हानिकारक नहीं होगा। जीवित कोशिका का 93% हिस्सा किन तत्वों का बना होता है? तो आपको पता है कि जीवित कोशिका का 93% हिस्सा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। बाकी जो है 5% हिस्सा जो है धातु तत्वों का बना होता है और बाकी 2% हिस्सा जो है वो अन्य अधातु तत्वों का बना होता है। बाकी ये तीनों भी अधातु ही हैं, लेकिन अन्य अधातु इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2% जो है अन्य अधातु तत्वों का बना होता है। इनमें भी जो है यौगिक बनते हैं। यौगिक जो होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं और कार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक के अंतर्गत H2O यानी जल और नमक आता है, ठीक है। और कार्बनिक के अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, DNA, RNA ये सभी आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु द्विपरमाणुविक नहीं है? किस तत्व के अणु हैं जो द्विपरमाणुविक नहीं है? देखिए, सबसे छोटा कण होता है परमाणु, ठीक है, और अनेक परमाणु मिलकर बनते हैं अणु। अनेक परमाणु से क्या बनते हैं? अणु। और अनेक अणु मिलकर बनता है पदार्थ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं कि द्विपरमाणुविक नहीं है, ये पूछा गया है। तो एक परमाणुविक के अंतर्गत जो है अक्रिय गैस और धातु तत्व आता है। एक परमाणु के अंतर्गत क्या क्या आता है? अक्रिय गैस, धातु तत्व। और द्विपरमाणु के अंतर्गत O2, N2, H2 और हैलोजन तत्व के अंतर्गत जो होते हैं F2, Cl2, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो है आते हैं द्विपरमाणुविक के अंतर्गत। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वही बनाएगा, एक सेकंड, वास्तविक प्रतिबिंब वही बनाएगा जो उल्टा होता है। जो प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जो उल्टे होते हैं और जिन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है, और जिन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है वही जो है वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन जो है बना सकता है, ये पूछा गया है। इनमें से देखिए, आपको बनाएगा समतल दर्पण बनाएगा, वास्तविक नहीं बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। उत्तल दर्पण भी काल्पनिक बनाएगा। अवतल दर्पण वास्तविक बनाएगा। अवतल दर्पण काल्पनिक बनाएगा। और ये जो है मतलब 2 और 5 अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 5। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो है सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं बनाएगा बल्कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अनेक परिस्थिति, भिन्न भिन्न परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये तीनों जो है मतलब हर जगह, हर वक्त, किसी भी परिस्थिति में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग तथा मानसिक अवनमन होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग और मानसिक अवनमन होता है। समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। इस नमक में कई अशुद्धियाँ मिली रहती है। नमक से अशुद्धियों को किस विधि से दूर किया जाता है? देखिए, समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इस नमक में कई अशुद्धि मिली रहती है और नमक से जो अशुद्धि को दूर करना है, इसके लिए हम लोग क्रिस्टलीकरण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण का। ये जो है नमक जो है यहाँ पे क्या हो गया? ठोस हो गया। नमक क्या हो गया? ठोस। और ठोस से जब अशुद्धि दूर करेंगे तो क्रिस्टलीकरण का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव में अविलय पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया, ऑप्शन पे आते हैं। द्रव में अविलय पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया, जैसे कि पानी है, पानी में तेल मिला दिए तो तेल तो मिलेगा नहीं पानी में, तो अविलय पदार्थ है पानी के रूप में, मतलब तेल, तो उसे अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और एक है दो मिश्रण, अगर दो मिश्रण मिला हुआ है उसे अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं आसवन। दो मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आसवन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। यदि 40 ओम के प्रतिरोधक से 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो कितनी विद्युत शक्ति की खपत होती है? कितनी विद्युत शक्ति की खपत होगी? P बराबर I²R। इसमें I का मान दिया हुआ है 1.5, 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू R यानी 40। इसे जब आप लोग निकालिएगा तो 90 वाट इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडाणु यानी ओवा तथा शुक्राणु स्पर्म आपस में संलयन होकर युग्मनज बनाते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, बता देता हूँ। ओवा यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज यानी जायगोट बनाते हैं। जायगोट से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। जायगोट से एम्ब्रियो इंग्लिश में बोलते हैं, भ्रूण बनता है। भ्रूण से गर्भ तैयार होता है और गर्भ से जो है चाइल्ड यानी शिशु तैयार होता है और शिशु तैयार होने के बाद जन्म होता है शिशु का, ठीक है। नेक्स्ट है युग्मनज के केंद्रक की संख्या 2 थी। बिल्कुल गलत है। जहाँ यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ मिल के और युग्मनज बना लेते हैं, उसी समय जो है केंद्रक की संख्या 1 हो जाती है, ठीक है। केवल 1 सही है इसमें।
एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के संतृप्त अणु में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 4 है। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया जाता है, 40 मीटर नीचे गिरने के उपरांत उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल निकालना, देखिए एक इसमें फॉर्मूला होता है। सबसे पहली बात, ऊंची चोटी से गिराया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और उसके बाद इसमें निकालना है हमको 40 मीटर की ऊंचाई हाइट दिया हुआ है, और फिर एम मीटर, 40 मीटर नीचे गिराने के बाद उसकी चाल क्या होगी, मतलब भी निकालना है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2gh। इस फॉर्मूला पे इसे सॉल्व कीजिएगा, पता चल जाएगा। u तो पहले से 0 दिया हुआ है, इसे हटा दीजिए। 2 इंटू जी का मान 9.8 होता है, और हाइट 40 दिया हुआ है, इसे सॉल्व कीजिएगा, 28 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। पहले तो ये 784 आएगा, और हाँ यहाँ पे v² है, इसको रूट में लीजिएगा, 28 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की विमान वाहक पोत है? तो कौन सी एक भारतीय नौसेना की विमान वाहक पोत है? INS विक्रमादित्य। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है उसे कहते हैं थैलस। उसे क्या बोलते हैं? थैलस। थैलस के अंतर्गत सवाल आता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। क्या विचार कर? लिटमस पत्र को लाल कर देगा। इनमें से कौन है जो लिटमस पत्र को लाल कर देगा? और लिटमस पत्र को लाल करता है एसिड। एसिड यानी अम्ल। ठीक है, अम्ल जो है लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन लाल कर सकता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। दूध का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, दही का पीएच मान 7 से कम है, और रक्त का तो 7 से अधिक हो जाएगा। तो साबुन का क्षारीय होता है, टूथपेस्ट भी क्षारीय होता है। संतरे का जूस, इसका भी पीएच मान 7 से कम है, अम्लीय है। तो 1, 2 और 5 ये तीनों जो है लिटमस पत्र को लाल कर देगा। नेक्स्ट है 50 ग्राम द्रव्यमान कोई वस्तु 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के लिए समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसकी गतिज ऊर्जा निकालना है। सबसे पहले देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि मतलब 1/2 mv² होता है ना, 1/2 mv²। लेकिन हमको यहाँ पे भी पता ही नहीं है, भी जो है पता ही नहीं, अंतिम वेग जो है वो हमें पता ही नहीं। तो पहले हमें भी निकालना पड़ेगा। पिछली क्वेश्चन में मैंने भी निकालने के बताया था ना, अभी जस्ट मैं बताया इस क्वेश्चन में भी निकालने के लिए वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। v² बराबर u² प्लस 2gh। जब ये आप लगाइएगा तो v² का मान जो है 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v² का मान 60 आ जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला पे फिट कीजिएगा तो 1/2 m दिया हुआ है 50, और 50 दिया हुआ है ग्राम में, इसे किलोग्राम में बदल देना है। 50 बटा 1000 और 60 आ जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 जूल इसका आंसर आएगा। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा जा रहा है, वर्णक नहीं। अगर यहाँ पे वर्णक पूछा जाता तो इसका आंसर क्लोरोफिल हो जाता। ठीक है, लेकिन अंगक पूछा जा रहा है तो हरित लवक होगा इसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट होगा इसका आंसर। पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो तेज सफ़ेद प्रकाश की बात की जा रही है। तो तेज सफ़ेद प्रकाश जो है किससे लाया जाता है? ये लाया जाता है मैग्नीशियम से। ठीक है, हरा बोला जाता तो बेरियम से। नेक्स्ट, जब और पीला बोला जाए तो सोडियम से। जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा, तो जब एक वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरेगी तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी, ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें से कौन सा कथन औसत्य है? एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। सही है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। अपर्याप्त आपूर्ति जो है इस्कीमिया कहलाती है, ये भी सही है। रक्त में आरबीसी कोशिका की तुलना में डब्ल्यूबीसी कोशिका की संख्या अधिक होती है। गलत है, आरबीसी की संख्या अधिक होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। और फिर रक्त शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों का अनुपात क्या होगा? अभिकारक के मोलों का अनुपात देख लीजिए, N2 और प्लस 3H2 दिया हुआ है। तो N2 के आगे में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और H2 के आगे में क्या है? 3, 1:3 इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान कितना होगा यदि स्लैब का अपवर्तनांक √2 है? तो इसका आंसर जो है होगा 30 डिग्री। बाकी यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि उसमें फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद जो है
किरण को आपतित करवाना पड़ेगा। ये 45 डिग्री दिया हुआ है, इधर किरण आपतित होगा और यही जो है निकालना है। लेकिन इसमें निकालने के लिए n बराबर साइन आई बाई साइन आर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन 45 बटा साइन आर रूट 2। उसके बाद इसका सोल्यूशन जो निकलेगा। बाकी इसका आंसर जो है रूट मतलब 30 डिग्री होगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होता है टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप मुझसे पर्सनल में, या फिर ग्रुप में भी मैं सॉल्व करके दे दूँगा। समाचारों में कभी कभी चर्चा में रहने वाले K2 236b क्या है? ये जो है ना भारतीय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा खोजा गया एक बाह्य ग्रह है। क्या है? भारतीय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा खोजा गया एक बाह्य ग्रह K2 236b। ध्यान रखिएगा। मानव आहार नाल के किस हिस्से में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में जो है अमाशय में होता है, क्योंकि अमाशय से जो है HCl निकलता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसलिए जो है अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। बाकी स्टार्टिंग मुख गुहा से हो जाता है भोजन का पाचन और अंत होता है छोटी आंत में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी की आवाज़ की प्रबलता शेर के दहाड़ की प्रबलता से कम है। तो पक्षी की आवाज़ की प्रबलता जो है शेर के, एक सेकेंड, हाँ सही है कि पक्षी की आवाज़ की प्रबलता का बात की जा रही है, शेर के दहाड़ की प्रबलता से कम है। प्रबलता की बात की गई इसलिए ये सही है। पक्षी की आवाज़ का तारत्व शेर के दहाड़ के तारत्व से अधिक है। हाँ सही है, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व अधिक होगा, ठीक है, और उसका पतला आवाज़ होगा। जिसकी तारत्व अधिक होगी उसकी आवाज़ जो है पतला होगी। नेक्स्ट है प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है जबकि तारत्व आवृत्ति पर। सही बात है, तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। 1 2 3 तीनों सही है। किसी विद्युत परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है पर्णहरित की उपस्थिति जो है आवश्यक है। सही है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है। ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है जो शीघ्र ही मंड होना चाहिए, मंडल नहीं, मंड यानी स्टार्च में बदल जाता है। ये भी सही है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, गलत है। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण संभव है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य की ऊर्जा में जो प्रकाश संश्लेषण की गति होती है उसकी अपेक्षा बहुत ही कम होगी कृत्रिम प्रकाश में। मरुस्थलीय पौधा नागफेनी में प्रकाश संश्लेषण किस हिस्से में होती है? तो नागफेनी में प्रकाश संश्लेषण जो है तना में होता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसी प्रकार किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई जो है 2a कर दिया जाए? तो ये हो जाएगा 4 ओम। क्या हो जाएगा? 4 नहीं, इसका हो जाना चाहिए, ठीक है 4 ओम सही है, 4 ओम हो जाएगा। सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? भोजन अणुओं का क्या होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थ में ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो इसका होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? देखिए धातु संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो कौन सा अधातु है ये पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है धातु जो होते हैं उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 2 या 3 होता है। 1 2 या 3, या तो 1 या तो 2 या तो 3 हो सकता है। लेकिन अधातु जो होंगे उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 इनमें से कोई भी हो सकता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लास्ट वाला को संयोजी इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें से आप देख लीजिए 5 इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधातु। नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करती है। आकाश जो है सतह से हवा में। अग्नि मिसाइल जो है सतह से सतह पे मार करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ कहलाती है धमनियाँ। क्या कहलाती है? धमनियाँ। और ऑक्सीजनित नहीं, वो जो है अगर दे दिया अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो शिराएँ ले जाती है। नेक्स्ट है मानक दाब और ताप पर कौन सा तत्व द्रव में होता है? द्रव में कौन सा तत्व हो जाएगा? मरकरी और ब्रोमीन। तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वायुयान हवा में बहुत तेज गति से चलता है तो हमें बहुत तेज शोर सुनाई देता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये प्रघाती तरंग उत्पन्न करता है जिससे धमाका उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो कोशिका की वृद्धि जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है केंद्रक के द्वारा। कोशिका के अंदर कोई भी कार्य होगा उसका नियंत्रण जो है केंद्रक ही करेगा। कोशिका का ब्रेन कहिए तो केंद्रक को कहा जाता है। जैसे बॉडी का ब्रेन जो है मतलब कंप्यूटर का ब्रेन CPU को बोला जाता है, उसी प्रकार जो है कोशिका का ब्रेन केंद्रक को बोला जाता है। नेक्स्ट है
किसी ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा को 17 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया, आयतन दूना होगा यदि दाब अपरिवर्तित रहे। तो इसका हो जाएगा 290, 290 दूनी 580, 580 में से 273 घटा देते 307, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यकृत में निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? यूरिया की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का एक अणु इसके परमाणु के समान होता है। किसी पदार्थ का एक अणु की बात की जा रही है तो वो जो होगा एक परमाणुक अणु के लिए होता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बना है? तो प्रतिबिंब जो बना है इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, m बराबर माइनस वी बाय यू। तो m दिया हुआ है -3 क्योंकि 3 गुना बना रहा है, और फिर माइनस भी दिया हुआ है, माइनस भी निकालना है, u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस कट गया और भी बराबर 30 सेंटीमीटर आ रहा है। भी बराबर क्या आएगा? 30 सेंटीमीटर। बाघ, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि द्वारा ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए जाते हैं? तो ट्रांसजेनिक पौधे जो उत्पन्न किए जाते हैं, बाह्य जीन को छोड़कर ट्रांसजेनिक पौधे और जोड़कर, बाह्य जीन जोड़कर जो है ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। तो सेट यही समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ सेट आप पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अच्छा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए, कोई खास समय लगता नहीं कमेंट करने में, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो खरीद के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।